स्कूल्स ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस के बारे में। अपनी पिछली वीडियोज में हमने बात करी थी हिस्टोरिकल स्कूल ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस, एनालिटिकल स्कूल ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस और सोशियोलॉजिकल स्कूल्स ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस के बारे में। तो स्कूल्स ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस की इस वीडियो में आज हम बात करेंगे नेचुरल स्कूल ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस के बारे में, जिसमें हम लोग देखेंगे मीनिंग ऑफ नेचुरल लॉ स्कूल। उसके बाद हम लोग देखेंगे मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ नेचुरल लॉ स्कूल। इसके बाद हम लोग देखेंगे डिफरेंसेस बिटवीन नेचुरल लॉ एंड अदर फॉर्म्स ऑफ लॉ। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करे आज की वीडियो। नेचुरल लॉ इज नोन बाय द डिफरेंट नेम्स। इट इज ऑल्सो टर्म्ड एज डिवाइन लॉ, लॉ ऑफ नेचर, लॉ ऑफ गॉड, हायर लॉ। नेचुरल लॉ इज ऑल्सो द लॉ ऑफ रीजन। यानी कि दोस्तों अगर हम बात करें नेचुरल लॉ की, तो नेचुरल लॉ को बहुत सारे नामों से जाना जाता है। ये कह सकते हैं कि नेचुरल लॉ स्कूल जो है वो बहुत सारे नामों से जाना जाता है, जैसे कि डिवाइन लॉ, लॉ ऑफ नेचर, लॉ ऑफ गॉड, हायर लॉ, या इसी के साथ साथ लॉ ऑफ रीजन। इस स्कूल को इतने सारे नामों से क्यों जाना जाता है, यानी कि अगर हम बात करें कि नेचुरल लॉ को इन सब नामों से क्यों जाना चाहता है, तो आज की इस वीडियो में हम ये डाउट भी आपका क्लियर करने वाले हैं। तो कुर्सी की पेटी बांध कर बैठें और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। बात करते हैं सबसे पहले नेचुरल लॉ स्कूल की मीनिंग से। द नेचुरल लॉ थ्योरी ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस इज अ मॉरल थ्योरी दैट स्टेट्स that laws should be based on ethics and morals and that the foundation of law are accessible through reason। यानी कि दोस्तों नेचुरल लॉ थ्योरीज के जो जूरिस्ट हैं उनका मानना है कि जो लॉ है वो मॉरल और एथिक्स पर बेस्ड होना चाहिए। आप लोगों को एक चीज़ और बताना चाहेंगे दोस्तों कि जो नेचुरल लॉ स्कूल है वो बहुत बड़ा, बहुत वाइडर स्कूल है। क्यों? क्योंकि इसमें अलग अलग टाइम पर, अलग अलग काल में, यानी कि एंशिएंट टाइम में अलग, मेडिवल टाइम में अलग, रेनेसां टाइम में अलग और मॉडर्न टाइम में अलग अलग जूरिस्ट ने नेचुरल लॉ को अलग अलग डिफाइन किया है। यहाँ पर जितने भी जूरिस्ट ने नेचुरल लॉ की थ्योरीज दी उनमें बहुत सारे डिफरेंसेस हम लोगों को देखने को मिले हैं और कई जगह पर उन थ्योरीज में कॉन्ट्राडिक्शन भी देखने को मिला है, यानी कि विरोधाभास भी देखने को मिला है, क्योंकि अलग अलग जूरिस्ट ने अलग अलग टाइम पर नेचुरल लॉ को अपने हिसाब से डिफाइन किया है। कुछ लोगों का मानना था, कुछ जूरिस्ट का मानना था ये नेचर बेस्ड होनी चाहिए, कुछ का मानना था ये डिवाइन लॉ से बेस्ड होती है, कुछ का मानना था गॉड बेस्ड थ्योरी होती है, कुछ का मानना था कि जो लॉ है वो पाया जाता है, बनाया नहीं जाता है। इस पर बहुत सारी चीज़ें आई और बहुत सारे क्रिटिक्स भी हम लोगों के सामने देखने को मिले, तो इस पर भी हम लोग बात करेंगे। फिलहाल हम लोग बात करते हैं कि जो नेचुरल लॉ है वो बात करता है एथिक्स और मॉरलिटी की। वो कहता है कि जो लॉ है वो एथिक्स और मॉरलिटी पे बेस्ड होना चाहिए, वो रीजन पे बेस्ड होना चाहिए कि आखिर कोई चीज़ है तो वो क्यों है और नहीं है तो क्यों नहीं है। इसी में अगर हम इसको आगे पढ़ते हैं, इट इज़ टू बी नोटेड दैट नेचुरल लॉ इज नॉट अ रिटन लॉ एंड कंसिस्ट ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ ऑट एज रिवील्ड बाय ह्यूमन नेचर और रीजन और डिराइव्ड फ्रॉम द गॉड। इट इज एन अनरिटन लॉ and is known by various titles. It is not an enacted and interpreted law which law courts enforce. Actually it is a way of looking of things। यानी कि दोस्तों अगर हम बात करें नेचुरल लॉ की, तो नेचुरल लॉ एक रिटन लॉ नहीं है। ये बेसिकली बात करता है कि क्या होना चाहिए या क्या चाहिए, ठीक है। ह्यूमन नेचर की बात की जाती है यहाँ पे बोला जाता है कि जो लॉ है वो नेचर बेस्ड होता है। लॉ को कभी भी बनाया नहीं जा सकता, तो जो नेचर ने हमको दिया है, जो गॉड के रूप में हम लोगों को मिला है, जो ईश्वर भगवान या अल्लाह के रूप में हमको मिला है, वही लॉ है। उसके अलावा लॉ को किसी भी रूप से बनाया नहीं जा सकता। मैन मेड लॉ की यहाँ पर डिनाई किया गया है। इसी में इसको हम पढ़ते हैं, इट इज एन अनरिटन लॉ, यानी कि एक ऐसा लॉ है जिसको लिखा नहीं गया है, जो इंटरप्रेट नहीं किया गया है, जिसको इनेक्ट नहीं किया गया है, यानी कि एक ऐसा लॉ है जिसको कोर्ट ने इन्फोर्स नहीं किया है। और इसी के साथ साथ द नेचुरल लॉ जो है वो क्या बात करता है, जैसे जो थिंग्स हैं उनको किस नज़रिए से देखना चाहिए, जिस तरीके से वो हैं हमारे सामने उस नज़रिए से देखना चाहिए, उसकी बात करता है। देखिए दोस्तों मैं आप लोगों को एक चीज़ बहुत अच्छे से क्लियर करता हूँ इसमें, कि नेचुरल लॉ जो बात करता है मॉरलिटी की बात करता है। यानी कि अगर कोई चीज़ मॉरली रॉन्ग है तो वही लॉ है हमारे हिसाब से। किसी ने व्यक्ति ने कह दिया कि भाई अगर किसी व्यक्ति का रेप करना, किसी महिला का रेप करना मॉरली रॉन्ग है, तो उनके हिसाब से वो लॉ था। किसी ने कह दिया कि भाई अगर किसी व्यक्ति की जान लेना, मर्डर करना मॉरली रॉन्ग है, जैसे कि हम सब लोगों को पता है कि कोई व्यक्ति किसी की जान लेता तो वो गलत होता है, तो उनके हिसाब से वो लॉ था।
वो कहते हैं कि हमें फ़र्क नहीं पड़ता कि मेन मेड लॉ क्या है, इंटरप्रेटेड लॉ क्या है, इनेक्टेड लॉ क्या है, क्या नहीं। जो नेचर ने हम लोग को लॉ दे दिया, जो गॉड के, जो डिवाइन लॉ, इसीलिए देखिए कॉन्सेप्ट आए यहाँ पर डिवाइन लॉ का। क्यों? क्योंकि ये लोग मानते हैं कि नेचर ने जो हमको लॉ दिया है, जो गॉड ने हमको लॉ दिया है, वही लॉ है। इसमें हम इसको आगे बढ़ते हैं ताकि कि हमारा एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए कि गॉड लॉ की बात कहाँ से आई। देखिए, द नेचुरल लॉ थ्योरी डिनोट्स बिलीफ इन अ सिस्टम ऑफ राइट जस्टिस कॉमन टू ऑल मैन प्रिस्क्राइब बाय द गॉड। यानी कि दोस्तों, नेचुरल लॉ की अगर हम बात करें तो नेचुरल लॉ जो है वो एक सिस्टम पे काम करता है, जो कि बात करता है कि हर एक व्यक्ति को कॉमन जस्टिस मिलना चाहिए, कॉमन राइट मिलने चाहिए। जैसे कि भगवान ने हर एक मनुष्य को, हर एक व्यक्ति को कॉमन बनाया है, बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी डिस्क्रिमिनेशन के। वैसे ही नेचुरल लॉ थ्योरी के जो जूरिस्ट थे, उनका मानना है कि हर एक व्यक्ति को जो उसके राइट्स हैं, जो जस्टिस हैं, वो प्रिस्क्राइब किए गए हैं भगवान के द्वारा, गॉड के द्वारा, वो इक्वली कॉमनली मिलने चाहिए। ठीक है, तो यहीं से दैट इज बाय द सुप्रीम कंट्रोलिंग फोर्स इन द यूनिवर्स। और इसी लाइन में इन्होंने क्लियर कर दिया कि गॉड को ही इन्होंने सुप्रीम कंट्रोलिंग फोर्स बताया है यूनिवर्स का। तो उन्होंने कह दिया कि भाई साहब, जो भगवान ने कह दिया वही लॉ है। और इसी के साथ साथ जो भगवान ने जो गॉड ने प्रिस्क्राइब किया है कॉमन हर एक व्यक्ति के लिए, उसी तरीके से उसको वो चीज़ें मिलनी चाहिए। तो इक्वालिटी की बात करता है, मॉरलिटी की बात करता है, जस्टिस की बात करता है, ठीक है, यूनिवर्सल की बात करता है। इन दिस सेंस इट इज नॉन एज डिवाइन लॉ। इसी वजह से इसका जो नाम है वो डिवाइन लॉ के हिसाब नाम से भी पड़ा, और डिवाइन लॉ के नाम से भी इसको जाना जाता है। देखिए, नेचुरल लॉ का लॉ ऑफ गॉड, डिवाइन लॉ, इस वजह से नाम पड़े हैं। लेटर द रीजन नेचर ऑफ मैन बिकम द बेसिस ऑफ नेचुरल लॉ। देखिए, गॉड की बात तो हो गई। इसके बाद में जैसे जैसे मॉडिफिकेशन होता चला गया, यहाँ पर बात आती चलेगी रीजन की, नेचर की, कि अगर किसी पे पॉइंट पे कोई बात रखी गई तो उस पर तर्क रखा गया कि कोई चीज़ होनी चाहिए तो क्यों होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए तो क्यों नहीं होनी चाहिए, तो वहाँ से निकल कर आया रीज़न। तो इस लॉ को लॉ ऑफ रीज़न के नाम से भी जाना जाता है, यानी कि इस थ्योरी को लॉ ऑफ रीज़न के नाम से भी जाना जाता है। तो दोस्तों, इन दो पैराग्राफ से हमको क्लियर हो गया कि भैया नेचुरल लॉ स्कूल को लॉ ऑफ गॉड और लॉ ऑफ रीज़न क्यों कहा जाता है। आगे पढ़ते हैं इसको। द सेंट्रल नोशन ऑफ द नेचुरल लॉ थ्योरी इज दैट देयर एग्जिस्ट सर्टेन ऑब्जेक्टिव and absolute principles of morality and justice which are the basis of law and which can be discovered by natural reason and common senses। देखिए, यहाँ पर बताया गया है कि जो नेचुरल लॉ थ्योरी है ना, वो एक ही चीज़ के इर्द गिर्द घूमती है। देखिए, हमने आपको स्टार्टिंग में बताया है कि अलग अलग जूरिस्ट ने अलग अलग टाइम पर, अलग अलग काल पर नेचुरल लॉ को अलग अलग तरीके से डिफाइन किया, पर वो कहीं ना कहीं एक चीज को पकड़ के अपनी थ्योरी देते थे। यानी कि देखा जाए तो नेचुरल लॉ जो पूरा बेस था वो कहीं ना कहीं एक ही पॉइंट पर था। वो क्या था? वो था रीजन, डिवाइन लॉ, नेचुरल लॉ, या ये कह सकते हैं इम्यूटेबिलिटी। मैं आपको बात करूंगा इस बारे में, ठीक है, इसके बारे में भी थोड़ा सा हम आगे बात करेंगे। तो इन पॉइंट की बात की गई थी। तो यहाँ पर क्या कहता है कि नेचुरल लॉ थ्योरी जो थी वो बात करती है किसकी? मॉरलिटी की और जस्टिस की। और मॉरलिटी और जस्टिस की अगर हम बात करें तो मॉरलिटी और जस्टिस जो है वो सिर्फ और सिर्फ एक चीज से डिस्कवर की जा सकती है। कैसे? रीजन से, कॉमन सेंसेस से। हम कैसे पता लगाएंगे कि कौन सी चीज जो है वो मॉरली रॉन्ग है या सही है? अपने सेंसेस से, रीजन से, उसका तर्क निकाल के, उसका पता लगाकर, है ना। बिना उस चीज के तो हम पता नहीं लगा पाएंगे कि कौन सी चीज सही है या कौन सी चीज गलत है। तो इसी वजह से नेचुरल लॉ को लॉ ऑफ रीजन के नाम से भी जाना जाता था। आई होप आपको ये मीनिंग जो है बहुत अच्छे से क्लियर होगी। देखिए, अगर अब हम बात करते हैं द थ्री मेन कंपोनेंट्स ऑफ एनी नेचुरल लॉ थ्योरी, यानी कि नेचुरल लॉ थ्योरी के जो मेन थ्री कंपोनेंट्स थे जिसपे इसकी सारी की सारी थ्योरीज बेस्ड थी, उनके बारे में हम लोग बात करते हैं। पहला था यहाँ पे यूनिवर्सलिटी एंड इम्यूटेबिलिटी। यानी कि दोस्तों, नेचुरल लॉ जो होता है वो यूनिवर्सली फॉलो किया जाएगा और ये इम्यूटेबल होगा। इसको ट्रांसफर नहीं किया जा सकता, ये एक जगह पर, यानी कि उसमें चेंजेस नहीं किया जा सकते, इसको ऑल्टरेबल नहीं होगा ये, ठीक है। तो इसमें जो परिवर्तन होगा वो परिवर्तन नहीं किया जा सकता। क्यों? क्योंकि परिवर्तन कौन करता है? ह्यूमन करते हैं। और ये कहता है कि भैया ह्यूमन के द्वारा लॉ अगर बनाया गया तो हमको एक्सेप्टेबल नहीं है। जो डिवाइन लॉ हमें मिला है, जो नेचुरल लॉ हमें मिला है, वही हम लोग लॉ मानेंगे, उसके अलावा किसी को भी हम लॉ नहीं मानेंगे। तो अगर ये चेंजेस आते हैं
ऑल्ट्रेशन होता है तो वो हमें एक्सेप्टेबल नहीं है। तो इनकी जो थ्योरीज थी वो बेस थी यूनिवर्सलिटी एंड इम्यूटेबिलिटी। दूसरी जो बेस था इनका वो था इट्स स्टैंडिंग एज ए हायर लॉ। देखिए हायर लॉ की बात की जाती है दोस्तों। हायर लॉ की बात क्यों की जाती है यहाँ पर, अगर हम बात करें अलग जूरिस्ट की, अलग स्कूल्स की, तो उन्होंने बात की है अलग अलग थ्योरीज की। पर यहाँ पर इन्होंने अप्रोच जो दिखाई है वो दिखाई है इन्होंने डिवाइन के थ्रू, गॉड के थ्रू, जो कहता है कि वहाँ से लॉ आता है, उसके बाद में सारे लॉ को बनाया जाता है। तो इसलिए इन्होंने इस लॉ को यानी कि नेचुरल लॉ को सब लॉ से ऊपर माना है, यानी कि सभी स्कूल से ऊपर माना है। तो इनकी जो अप्रोच थी ना नेचुरल लॉ स्कूल की, वो सबसे हायर थी। और थर्ड पॉइंट था इसमें इट्स डिस्कवरी बाय रीजन, यानी कि रीजन के थ्रू मॉरलिटी और जस्टिस को डिस्कवर करना, उसको डिस्कवरी उसकी करना। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग बात करते हैं मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ नेचुरल लॉ, यानी कि नेचुरल लॉ की मुख्य विशेषताएं क्या क्या हैं। कुछ पॉइंट्स हैं, पॉइंट्स में हम लोगों ने आप लोगों के लिए लिख रखा है, पढ़ते हैं उन्हें। पहला पॉइंट है नेचुरल लॉ इज एटर्नल एंड इम्यूटेबल और अनऑल्टरेबल। मैन कैन नॉट क्रिएट, इवॉल्व, मॉडिफाइड एंड चेंज इट। एट द मोस्ट इट कैन फाइंड इट आउट और डिस्कवर इट। ओबीडियंस टू नेचुरल लॉ कैन नॉट बी इन्फोर्स्ड बाई एनी एक्सटर्नल फोर्स और एजेंसी। यानी कि दोस्तों जैसे मैंने आप लोगों को पीछे बताया कि नेचुरल लॉ स्कूल के जो जूरिस्ट थे उनका मानना था कि जो नेचुरल लॉ है वो इम्यूटेबल है, यानी कि उसको ऑल्टर नहीं किया जा सकता, उसमें चेंजेस नहीं किए जा सकते। और कोई भी मैन, कोई भी व्यक्ति जो है नेचुरल लॉ को या लॉ को क्रिएट नहीं कर सकता, उसको बदल नहीं सकता, उसमें चेंजेस नहीं ला सकता या फिर उसको इवॉल्व नहीं कर सकता। ठीक है, और अगर ऐसा किया जाता है तो वो लॉ नहीं है। इनका मानना था कि जो नेचुरल लॉ है वो किसी भी एक्सटर्नल फोर्स के द्वारा इन्फोर्स या किसी एजेंसी के द्वारा इन्फोर्स नहीं किया जा सकता, वो सिर्फ और सिर्फ डिवाइन लॉ यानी कि गॉड के द्वारा लाया जा सकता है या फाउंड किया जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू ध्यानी एनी फॉर्म ऑफ लॉ विच रन्स कॉन्ट्रेरी टू द नोशन ऑफ नेचुरल लॉ इज डीम्ड टू फेल इन द लॉन्ग रन। यानी कि दोस्तों ध्यानी का कहना था कि ऐसा कोई भी लॉ जो नेचुरल लॉ के कॉन्ट्राडिक्शन पैदा करता है, कॉन्ट्ररी है, तो वो उस लॉ को नहीं मानते थे, वो ज़्यादा टाइम तक नहीं चलता था। आगे पढ़ते हैं इसका। नेचुरल लॉ इज नॉट मेड बाई एनी लेजिस्लेचर, इट इज प्रोमुलगेटेड बाई टीचिंग। द टीचर्स आर दोज whom we call seers, sages, prophets, mystics, philosophers, lawgivers, sent as well as sons of God। यानी कि दोस्तों नेचुरल लॉ स्कूल्स का जो फाउंडर थे, जो जूरिस्ट थे, उनका मानना था कि लॉ को जो है किसी भी लेजिस्लेचर के द्वारा, किसी भी लोगों के द्वारा बनाया नहीं जा सकता, क्रिएट नहीं किया जा सकता, उसको सिर्फ और सिर्फ टीचर्स के द्वारा टीच किया जा सकता है। और टीचर्स कौन कौन, जिनको साधु, संत, मौलवी कहा जाता है, उनको इन्होंने दर्जा दिया, उनको ने बढ़ावा दिया है कि भैया लॉ वो है जो साधु संत जो मौलवी वगैरह जो पढ़ाते हैं, बताते हैं, वही लॉ है। ठीक है, नेक्स्ट, द मीनिंग ऑफ नेचुरल लॉ हैज़ बीन चेंजिंग फ्रॉम टाइम टू टाइम। इट हैज़ नॉट ओनली बीन परप्लेक्सिंग बट ऑल्सो कॉन्ट्राडिक्टरी। देखिए दोस्तों, जैसे मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग में बताया कि लॉ जो है, नेचुरल लॉ जो है, टाइम टू टाइम अलग अलग जूरिस्ट ने उसको डिफाइन किया। तो यहाँ पर ये चीज़ भी बताई गई है कि जो अलग अलग जूरिस्ट ने उसको डिफाइन किया तो वो कहीं ना कहीं आपस में डिफरेंसेस भी थे और कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट भी हम लोगों के सामने आई है। ठीक है, नेक्स्ट, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ नेचुरल लॉ इज व्हाट नॉट ओनली इट गेव बर्थ टू नेचुरल राइट्स, ह्यूमन राइट्स एंड फंडामेंटल राइट्स और बेसिक राइट्स ऑफ ह्यूमन बींग्स, बट ऑल्सो कैरिड फॉरवर्ड द मूवमेंट फॉर द प्रोमोशन एंड प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स। यानी कि दोस्तों इस लॉ ने बताया, नेचुरल लॉ ने बताया कि जो मेन कॉन्सेप्ट है नेचुरल लॉ स्कूल का, वो किसी भी नेचुरल राइट को, ह्यूमन राइट को, फंडामेंटल राइट और बेसिक जो राइट्स हैं ह्यूमन के, उनको कैरी फॉरवर्ड करना ही नहीं है, बल्कि कि ह्यूमन राइट्स को प्रमोट करना, प्रोटेक्ट करना भी है साथ के साथ। मतलब ये सिर्फ और सिर्फ राइट बताता नहीं है, उनको कैसे प्रमोट करना और प्रोटेक्ट करना ये काम भी करता है। नेक्स्ट एंड द लास्ट, द कॉन्सेप्ट्स ऑफ रूल ऑफ लॉ इन इंग्लैंड एंड इंडिया आर एसेंशियली बेस्ड ऑन नेचुरल लॉ फिलोसफी। देखिए दोस्तों, अगर हम बात करेंगे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर नेचुरल लॉ थ्योरी कहाँ से फॉलो की जाती है, नेचुरल लॉ थ्योरी जो है कहाँ कहाँ पे आती है, तो इंग्लैंड के अंदर और इंडिया के अंदर रूल ऑफ लॉ की जो थ्योरी है वो नेचुरल लॉ थ्योरी पे बेस्ड है। तो दोस्तों हमने इसमें देखा अभी तक कि नेचुरल लॉ होता क्या है, किन किन नामों से जाना जाता है, उसके बाद हमने देखी उसकी मीनिंग्स, जिन नामों से वो जाना जाता है, क्यों जाना जाता है, और इसी के साथ साथ फिर हमने देखी उसके कैरेक्टरिस्टिक्स। अब हम लोग बात करते हैं डिफरेंसेस बिटवीन नेचुरल लॉ एंड अदर फॉर्म्स ऑफ लॉ के बारे में। थोड़े से डिफरेंसेस देखने, ज़्यादा नहीं देखने। पहला इसमें, नेचुरल लॉ इज नॉट मेड बाय मैन, इट इज़ ओनली डिस्कवर्ड बाय हिम, वेयर एज अदर लॉज आर क्रिएटेड, इवॉल्व, मॉडिफाइड एंड ऑल्टर्ड बाय मैन।
यानी कि दोस्तों इसमें पहला डिफरेंसेस है कि नेचुरल लॉ जो है वो मनुष्य के द्वारा बनाया नहीं जाता, सिर्फ और सिर्फ उनके द्वारा पाया जाता है, खोजा जाता है। वहीं अगर हम बात करें अदर लॉज की, तो उनको मनुष्य के द्वारा खोजा जाता है, बनाया जाता है, क्रिएट किया जाता है और उसमें मॉडिफिकेशन या ऑल्टर किया जाता है। दूसरा पॉइंट है इसमें, नेचुरल लॉ इज नॉट इन्फोर्स बाई एनी एक्सटर्नल एजेंसी बट एवरी अदर फॉर्म ऑफ लॉ इज इन्फोर्स बाई स्टेट, सोवरन और रूलर एंड देयर इज ऑलवेज अ कोर्सिव फोर्स बिहाइंड इट। यानी कि दोस्तों इसमें बताया गया कि नेचुरल लॉ जो है किसी भी एक्सटर्नल एजेंसी के द्वारा इन्फोर्स नहीं किया जा सकता। वहीं अगर हम बात करें अदर लॉ की, तो वो स्टेट के द्वारा, सोवरन के द्वारा या किसी ना किसी रूलर के द्वारा, शासक के द्वारा इन्फोर्स कराया जाता है। बिना किसी भी ऐसे पावर के वो इन्फोर्स नहीं हो सकता। नेक्स्ट पॉइंट, अनलाइक अदर फॉर्म्स ऑफ लॉ, नेचुरल लॉ हैज नो फॉर्मल रिटन कोड। ऑल्सो देयर इज नो प्रिसाइज पेनल्टी फॉर इट्स वायलेशन नॉर एनी स्पेसिफिक रिवॉर्ड फॉर अबाइडिंग बाई इट्स रूल्स। यानी कि दोस्तों अगर हम बात करें तो अदर लॉज की तरह नेचुरल लॉ में किसी भी तरह की प्रिस्क्राइब पेनल्टी नहीं बताई गई है कि अगर कोई व्यक्ति ये जुर्म करता है तो उसकी ये सज़ा होनी चाहिए, अगर ये जुर्म करता है तो ये सज़ा होगी या होनी चाहिए। वहीं अगर हम बात करें अदर लॉज में तो प्रिस्क्राइब डेफिनेशन बताई गई है, प्रिस्क्राइब पनिशमेंट बताई गई है कि इसके लिए ये होती है। नेक्स्ट, नेचुरल लॉ इज एटर्नल एंड अनऑल्टरेबल बट द अदर फॉर्म्स ऑफ लॉज आर सब्जेक्ट टू पीरियडिकली चेंजेस एंड ऑल्ट्रेशन। नेचुरल लॉ की अगर हम बात करें तो भैया वो किसी में ट्रांसफर नहीं किए जा सकते, किसी में ऑल्टर नहीं किए जा सकते। वहीं अगर हम बात करें अदर लॉज की तो उनमें ट्रांसफर कर सकते हैं, चेंजेस कर सकते हैं, ऑल्ट्रेशन कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं जैसा मन करे। ठीक है, तो हमने स्टार्टिंग में बताया था आप लोगों को कि नेचुरल लॉ को अलग अलग टाइम पर अलग अलग जूरिस्ट ने अलग अलग तरीके से डिफाइन किया, यानी कि हिस्टोरिकल एवोल्यूशन की बात करी थी हमने नेचुरल लॉ की। आज की इस वीडियो में हम रखते हैं इतना ही। अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों तक इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। साथ ही साथ अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ ही साथ बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि कि आपको मिल सके हमारे चैनल से जुड़ी हर अपडेट। धन्यवाद।